नमस्कार। एक मिनट में एक खबर, पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। और ये बड़ी खबर क्या है? बाराबंकी में एक लड़की के साथ रेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने लड़की के साथ रेप करने की बात पुलिस के सामने स्वीकार की है। दरअसल नाबालिग लड़की की हत्या करने का मामला सामने आया था। बाद में पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो रेप की पुष्टि हुई और मामले में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डिजिटल साक्ष्य, जमीनी सूचना, खून आलूदा कपड़े, फील्ड यूनिट के साक्ष्य के आधार पर घटना में शामिल अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ उम्र 19 वर्ष ने घटना में संलिप्त होना स्वीकार कर घटना के विवरण का खुलासा किया है। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्यों को भी सत्यापित किया जा रहा है। बाराबंकी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया है कि नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या की गई थी। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले एक लड़का उनकी बेटी से जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी नाबालिग होने के चलते उन्होंने शादी करने से मना कर दिया था। उसके बाद से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा था। पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन उन्होंने उनके परिवार से बदला लेने की धमकी दी थी। अब उनको दे ले करके जो है उनसे हिरासत में आ गए। हमें जो है दबाव डाला गया, जाकर के सवेरे सुलह लगवा दिया। उन्होंने अंदर कटहने के जो है हाथ दिखाया कि आज जब छूटेंगे तो तुमको काट करके ले जाएंगे। अरे हम तो चले गए लाश लेके, हम लेके चले गए। हम लोग कहें कि हम लाश फूकने नहीं देंगे, तो कहीं यहाँ पर लाश नहीं ले जा पाओगे तो लाश ले जाओ, जो मर्जी हो जो करो। पीड़ित के पिता का आरोप है कि हिंदू धर्म में नाबालिग लोगों को दफन किया जाता है, लेकिन उनकी बेटी का जबरन जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस पीड़ित के पिता के आरोपों की जांच कर रही है। बलिया में गुरुवार को हुए हत्याकांड में पुलिस ने अब तक एक नामजद समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का चचेरा भाई देवेंद्र सिंह भी शामिल है। वहीं धीरेन्द्र सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 8 नामजद के अलावा 25 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धीरेन्द्र सिंह ने जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं सभी आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। आज यहाँ उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहाँ दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए। नहीं तो दुर्भाग्य है मीडिया वालों बंधुओं का कि केवल एक पक्षीय जो है सूचना चला करके और समाचार चला करके समाज को न्याय से वंचित करना चाहते हैं। फायरिंग करने वाले आरोपी धीरेन्द्र के तार बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह से जुड़े हैं। सुरेंद्र सिंह वही हैं जो अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। आरोपी धीरेन्द्र के बचाव में भी सुरेंद्र सिंह उतर आए। उन्होंने धीरेन्द्र को आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित साबित करने की कोशिश की। मथुरा में श्री कृष्ण भूमि की याचिका को जिला अदालत ने स्वीकार कर लिया। रानी ठाकुर की अदालत श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को स्वीकार करते हुए इस केस से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर उनसे पक्ष पूछा है। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने पैरवी की। याचिका एक्सेप्ट होने पर हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की है। में बात हो रही थी कि ये आपका केस उस लायक भी नहीं है कि इसमें नोटिस जारी हो सके। आपका केस लॉ और फैक्ट्स पे वीक है, इसमें ऑपोजिट पार्टी के जवाब की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज उस नोशन को हमने रिजेक्ट किया है और अब इसमें ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आके अपना जवाब देंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद लगभग 13.5 एकड़ जमीन का है। श्री कृष्ण विराजमान का दावा है कि जमीन उनकी है और आज अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को एक्सेप्ट किया है। 4 लोगों को वादी बनाया गया है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, शाही ईदगाह ट्रस्ट का नाम शामिल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की गई है। ये भगवान और भक्त की लड़ाई है जो अब जिला न्यायालय की अदालत में, और उनको उम्मीद है कि वो इस मामले में जो पक्ष आएगा, जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में होगा।
बिक्रू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तमाम संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। ईडी की टीम कानपुर में डेरा डाले हुए और मामले की बारीकी से जांच कर रही है। विकास दुबे के 13 बैंक खातों के बारे में ईडी को जानकारी मिली है। इन खातों से लाखों रुपए का लेन देन हुआ। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी से जुड़ी 139 संपत्तियों का ब्यौरा अकेले सौरभ भदौरिया ने ईडी और अन्य जाँच एजेंसियों को सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे और जय वाजपेयी के अलावा 2 और नामों से जुड़ी संपत्तियों की जांच हो रही है। अब तक जांच में पता चला है कि एक युवक के नाम पर ही विकास ने सबसे अधिक संपत्ति खरीदी थी। फर्जीवाड़ा करते हुए युवक ने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का पता बिक्रू दर्शाया है। माना जा रहा है कि सभी फर्जी दस्तावेज बनवाने में विकास की मदद भी इसी शख्स ने की थी। जय वाजपेयी के करीबी का नाम भी सामने आया है। इसी के जरिए विकास तक हथियार पहुँचाए जाते थे। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और ईडी मामले में लेन देन की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने अपना नामांकन या तो पहले ही फाइल कर दिया था या फिर आज कुछ लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया। बात अगर बीजेपी की करें तो फिरोजाबाद की टुंडला सीट से नामांकन के लिए आज प्रेमपाल धनखड़ पहुंचे, जहां उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। टुंडला में नामांकन के लिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया, तो वहीं उन्नाव में बीजेपी प्रत्याशी जब नामांकन करने पहुंचे तो सारे नियम कायदे धरे के धरे रह गए। सोशल डिस्टेंसिंग को बीजेपी के नेता भूल गए। आचार संहिता को भी बीजेपी नेताओं ने फॉलो नहीं किया और गाड़ियों का काफिला चुनाव अधिकारी के ऑफिस तक लेकर चले गए। इस बार का उपचुनाव बीजेपी के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। उपचुनाव में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। सभी पार्टियों ने जातिगत आधार पर प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने बाहरी से ज्यादा अपनों पर भरोसा दिखाया है। 2 सीटों पर दिवंगत नेताओं की पत्नियों को टिकट दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। सीएम योगी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने भी उनकी रैलियों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार में सीएम योगी 6 दिन तक चुनाव प्रचार करेंगे और इन 6 दिनों में वो 18 रैलियां करेंगे, यानी कि हर रोज मुख्यमंत्री योगी 3 रैलियां करेंगे। सीएम योगी की पहली रैली 20 अक्टूबर को कैमूर, अरवल और रोहतास में होगी। इन इलाकों में पहले फेज में चुनाव होगा। कैमूर में दोपहर 12 बजे, अरवल में 2 बजे और रोहतास के विक्रमगंज में 3:15 बजे सीएम योगी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी बीजेपी के एकमात्र सीएम हैं जो बिहार में 18 रैलियां करेंगे। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी कार्यक्रम बिहार चुनाव में हैं, लेकिन सीएम योगी की लोकप्रियता उन नेताओं से ज्यादा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों के बाद सबसे ज्यादा रैली सीएम योगी के नाम कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बाकी नेताओं की तुलना में कहीं बेहतर है। इससे पहले सीएम योगी मध्य प्रदेश, बंगाल और राजस्थान में भी बीजेपी के चुनाव प्रचार कर चुके हैं और जिन जिन इलाकों में सीएम ने प्रचार किया वहां बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली। उत्तर प्रदेश में आज हजारों शिक्षकों की वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 31,000 से ज्यादा शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। जिन अध्यापकों को लेटर दिया गया है उनकी काउंसलिंग 14 और 15 अक्टूबर को हुई थी। अब सीएम योगी ने उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कई सालों से विवादों में थी। पहले परीक्षा और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी बल्कि हजारों लोग बेरोजगार थे। और अब इतने सालों बाद जब नियुक्ति का पत्र मिला तो मेरठ में कई शिक्षकों की आंखों में आंसू छलक आए। मित्र शिक्षक, इसमें डिफरेंस को सर हमने झेला है। यकीन नहीं हो रहा है, एक सपना नजर आ रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि आज ही हमारा सपना पूरा होगा। मेरठ की इस अध्यापक का चयन अखिलेश सरकार में बतौर शिक्षा मित्र हुआ था, लेकिन कोर्ट में जब वैकेंसी फंस गई तो इनकी नियुक्ति रद्द हो गई थी और अब इन्हें योगी सरकार ने परमानेंट तैनाती दे दी है। यूपी में योगी सरकार ने अब तक लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दी है। बात आज की करें तो 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस भर्ती की शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी वो अब जाकर नियुक्ति की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति मिलने की जो खुशी अध्यापकों को हुई है वही खुशी छात्रों के जीवन में भी आनी चाहिए। और मुझे लगता है यही खुशी अब आपके जिम्मे है। प्रदेश के 1,80,00,000 उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए, जिन बच्चों के लिए शासन आपकी सेवा को लेने जा रहा है। बात अगर योगी सरकार में अब तक मिली नौकरियों की करें तो 3 सालों में करीब 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा भर्ती पुलिस विभाग में हुई। यहाँ 1,37,000 भर्तियां हुई हैं। सरकार ने 50,000 शिक्षकों की भर्ती की है। नवरात्र से ठीक पहले बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गाजियाबाद में मिला है 1000 किलो नकली घी और तेल। ये नकली घी त्योहार से ठीक पहले बाजार में सप्लाई होने वाला था, लेकिन खाद्य विभाग को इसकी भनक लग गई और 2 फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया। लगभग 550 किलो घी, वनस्पति और रिफाइंड तेल मिला है। उसमें कुछ तिल का तेल भी था। दूसरी बार ये कविनगर शास्त्रीनगर के एरिया में, यहाँ पे भी 550 किलो के लगभग में यहाँ कई 4-5 ब्रांड का घी पैक हो रहा है और इसको कंपनी के लोग भी हैं हमारे साथ, यहाँ पे पुलिस फोर्स है और ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ बड़े पैमाने पर नकली घी तो मिला ही, साथ ही पैकिंग करने का सामान भी मिला। बड़ी सफाई के साथ इस घी को पैक किया जा रहा था। यहाँ से सैकड़ों डब्बे मिले हैं जिनमें भरकर इन्हें बाजार तक पहुँचाने की साजिश थी। पुलिस ने यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि इस नकली घी और तेल बनाने की साजिश में कई बड़े व्यापारी शामिल हो सकते हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि ये गैंग अब तक कहां-कहां नकली घी और सामान सप्लाई कर चुका है। गाजियाबाद में नकली दवाई बनाने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ लाखों की नकली दवाइयाँ बरामद की गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर को जानकारी मिली थी कि मसूरी इलाके में एक घर में नकली दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। इस सूचना के बाद इस घर पर छापा मारा गया। छापा पड़ते ही मुख्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने घर से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ बरामद की। अनुरोध कुमार अफसर निदेशक गाजियाबाद को निर्देशित किया कि वहाँ पे तत्काल पहुँचे और फिर बाद में मैं भी पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद वो उस मकान में जो मकान मालिक जो है वहाँ पे हारून मिले। हारून के मकान पे कुछ दवाएं प्राप्त हुई जो कि लगभग 40 प्रकार की दवाएं हैं और उसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है। और उनके पास कोई मौके पर लाइसेंस नहीं दिखाया गया। अवैध रूप से भंडारित पा गई, जिनको सीज कर लिया गया है। पुलिस अब मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट में कौन कौन शामिल है और नकली दवाई का कारोबार करने वाले इस गैंग ने कहां-कहां नकली दवाइयों की सप्लाई की है। ये दवाइयां मरीजों की जान ले सकती है। सभी दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। चंदौली में बीजेपी विधायक ने पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। वर्दी फाड़ने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक सुशील सिंह पर सिपाही की वर्दी खींचने का आरोप लग रहा है। इस वीडियो को वहां के पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वीडियो जारी करने वाले ने कहा है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेवजह मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के गिरवा पर हाथ लगाने वाले सत्ताधारी विधायक को पुलिस हाथ नहीं लगाती। हालांकि ये वीडियो किन परिस्थितियों में बनाया गया है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। न ही इस वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि जिस शख्स ने पुलिस वाले की वर्दी खींची वो दरअसल विधायक ही हैं या कोई और। न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वर्दी खींचने वाला शख्स बीजेपी विधायक है। समाजवादी पार्टी के नेता चंदौली में इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। इसकी वजह से जिले में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आगरा में किसानों ने विद्युत वितरण निगम का घेराव किया। बड़ी संख्या में आए किसानों ने जमकर नारेबाजी की और जुलूस भी निकाला। किसानों का कहना है कि घरों में बिजली आपूर्ति से वो संतुष्ट हैं, लेकिन नलकूप के लिए फीडर अलग किए जाने से किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। किसानों का आरोप है कि नलकूप पर सिर्फ 10 घंटे बिजली आती है, जिसकी वजह से उनकी खेती किसानी पर असर पड़ रहा है। हमारा मुख्य मुद्दा है आज हमारे सभी पूर्व विधायक, हमारे साथी सूरजपाल जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, कालीचरण सुमन जी और हमारे किसान, क्योंकि किसान तो कई हजारों में आना चाहते थे, लेकिन हमें कोरोना के नियमों का पालन करता था, इसलिए हमने 300-400 ही किसानों को बुलाया है। किसानों के प्रदर्शन में 3 विधायक भी शामिल रहे। किसानों की मांग है कि खेतों के लिए बिजली उसी तरह दी जानी चाहिए जिस तरह घरों में सप्लाई हो रही है, ताकि खेतों में सिंचाई के लिए बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति हो सके। किसानों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द नलकूपों के लिए फीडर अलग किए जाने के मसले पर फैसला लिया जाना चाहिए। किसानों के प्रदर्शन में आगरा के आसपास के गाँव के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। हाथरस केस में चश्मदीद गवाह सामने आया है। इस चश्मदीद ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक उसने देखा था कि पीड़ित जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और पीड़ित की मां और भाई उसके करीब थे। वो उनके सामने तड़प रही थी। मैं तो अपने खेत में नया काट रहा था। मैं चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, मैं वहाँ पर पहुँचा। उसकी माँ, उसका भाई खड़े हुए थे, वो लेटी हुई थी लड़की। उसके बाद मैं लब उसकी माँ को लेवाने चला गया। तो 3 दिन में उसका भाई ने वहाँ से निकल आया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा वापस द्वारा, तो उसकी माँ बोली, बेटे हमारे घर का बेटा बुला ला।
लड़के को। जब मैं गांव में आ रहा था तो भाई साहब मिला, तो भाई साहब मैंने उससे कहा भाई साहब ऐसी बात है, उसने कहा बेटा गंजाई के दी। एसआईटी इस गवाह से पूछताछ कर चुकी है और अब सीबीआई भी पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि इस चश्मदीद के बयान के बाद जांच में बड़ा मोड़ आ सकता है। जालौन में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग लड़की को गैंगरेप का शिकार बनाया गया। पीड़ित के मुताबिक वो अपनी बीमार मां को देखने अस्पताल जा रही थी, तभी रास्ते में 2 लड़कों ने उसे रोक लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। दोनों आरोपी लड़की को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने फौरन दबिश देना शुरू किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 14-15 की रात्रि को उसकी पत्नी बीमार थी, वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था। उसकी बेटी हॉस्पिटल में उनके पीछे पीछे गई। रास्ते में 2 लड़कों ने रोक के उसके साथ में बलात्कार की घटना की। इस पर FIR दर्ज कर लिया गया है, लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और जिन अभियुक्तों को लड़की ने बताया है उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वारदात की बात से लड़की बेहद डरी हुई है और उसका परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ।